राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा फिल्मकार आनंद गांधी। अपनी पहली फीचर फिल्म से ही दुनिया भर का ध्यान खींचने वाले आनंद गांधी। बचपन में कभी सोचा कि वैज्ञानिक बन जाऊं, कभी जादूगर बनने की तमन्ना ने सिर उठाया, कभी कलाकार तो कभी लेखक बनने का जी चाहा। दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के बीच अपने काम में लगे आनंद गांधी को अपनी नई फिल्म की तैयारी में लगे देखना भी एक अनुभव है। क्या इसी तरह पूरे पूछी जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं। पर है भी मजा आई भी जीवित रहूं या मृत्यु की गोद, नीचे से शुरू करो। और जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं। ये प्रश्न बार बार मेरे अंदर उठा। ओह, क्या इसी तरह दुर्भाग्य की गोद में यह अपनी पूरी शक्ति से इस क्रूर भाग्य के क्रूर चक्रों को चूर चूर कर देने में ही सच्ची मनुष्यता है। विज्ञान, दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ जीवन की सच्चाइयों की पड़ताल आनंद गांधी को सबसे ज्यादा पसंद है। आज आनंद गांधी की इस जटिल रचना यात्रा को देखकर यकीन नहीं होता कि 18-19 साल की उम्र में उन्होंने कहानी घर घर की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए तूफानी लेखन किया होगा। आनंद जी, हमें बताइए कि बातचीत के पिछले हिस्से में हमने ये बातें की कि किस तरह आपका इस ऑडियो विजुअल मीडियम के साथ एक संबंध बना और करते करते अभी आपकी पहली फीचर फिल्म शिप ऑफ थीसियस आई। एक जादूगर बनने, एक कलाकार बनने और तरह तरह के अल्टरनेटिव प्रोफेशन आजमाने के नाम पर आखिरकार आपको लगा कि फिल्में ही आपका कप ऑफ टी हो सकती हैं। जबकि जिन फिल्मों के बीच आप बढ़ रहे थे, पल रहे थे, उन फिल्मों में ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह की फ़िल्म आप बना सकते। कम से कम हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जैसी फ़िल्म आपने बनाई वैसी फ़िल्म आपको दिखती है कि पहले बनाई गई थी? शायद नहीं। शायद एटलीस्ट जो फिल्में मुझे देखने का मौका मिला 15-16 साल की उम्र तक, उसमें मुझे शायद ही ऐसा कुछ नज़र आया होगा। पर मुझे ये हमेशा से लगता था, ये हमेशा से एहसास एक रहता था कि जिन फिल्मों को मैं देख रहा हूँ, जबकि मैं बहुत पसंद करता था इन फिल्मों को, मैं फ़िल्मों का शौकीन था क्योंकि मेरी माताजी फिल्मों की इतनी बड़ी शौकीन थी, रंगमंच की फ़िल्मों की, साहित्य की इतनी बड़ी शौकीन थी, तो मैं भी फ़िल्मों का बहुत शौकीन था, रंगमंच का शौकीन था। तो ये प्रश्न हमेशा से रहता था, ये हमेशा से लगता था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं इस फ़िल्म में देख पाऊँ। ये प्रश्न, ये सवाल हमेशा उठता था कि जो मेरी अंदरूनी परेशानियाँ हैं वो ये फ़िल्म मेरी दूर करे। मनोरंजन के साथ साथ मेरे कुछ अंदरूनी सवालों को पूछे ये फिल्म है मेरे साथ मिलकर। और ये भी बात हमेशा से लगती थी कि यार ये हर एक फिल्म एक ही कहानी पे क्यों बार बार बन रही है। ये बार बार ऐसा महसूस होता था कि कुल मिला के ये 2-3 कहानियाँ हैं, वही बार बार बनाए जा रहे हैं। तो इस बात की भी एक, जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे एक अवेयरनेस आने लगी थी। और इसलिए पहली जो खोज थी, पहला जो पड़ाव था खोज का, वो मुझे लेके गया इंडियन पैरेलल फिल्म मेकर्स की ओर, जो 15 साल की उम्र में मैंने देखना बहुत फुल टाइम मैंने वो फिल्में देखनी शुरू की जो श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी ने बनाई थी। उसके बाद सत्यजीत रे की फिल्मों से मैं वाकिफ़ हुआ और उन फिल्मों से बहुत बहुत सीखने मिला।
तब कहीं जाकर ऐसा लगा कि नहीं, ऐसी फिल्में भी बनी हैं। तो प्रश्न ये खड़े हुए, तो ये फिल्में मेरे तक अब तक क्यों नहीं पहुंची? ये फिल्में तो मैं बचपन से देखता तो मेरी ज़िंदगी और खूबसूरत होती। 2-4 चीज़ें मैं ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने आप के बारे में और समझ के चलता। अगर ये फिल्में मुझे पहले देखने मिली होती तो क्यों नहीं देखने मिली मुझे? ये सवाल भी रहा मुझे। मैं जस्ट 17-18 साल का था, तब मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक नॉन इंडियन और नॉन अमेरिकन फ़िल्म देखी। तब तक मैंने ज़िंदगी में सिर्फ या तो भारतीय या तो अमेरिकी फ़िल्में देखी, हॉलीवुड फ़िल्में देखी हुई थी। पहली बार मैंने एक फ़िल्म देखी जो ना ही इंडियन फ़िल्म थी, ना ही अमेरिकन फ़िल्म थी। उस फ़िल्म का नाम था मोशे मखमलबाफ की फ़िल्म थी, ईरानियन फ़िल्म थी। फ़िल्म का नाम था पेडलर्स। और उसके बाद मैंने उनकी साइकिलिस्ट देखी। मखमलबाफ का एक रेट्रोस्पेक्टिव था जिसमें मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी उनकी बनाई हुई। और उन फ़िल्मों को देख के जैसे कॉन्शियसनेस का एक पुर्जा खुल गया, एक हल्की सी खिड़की खुल गई अंदरूनी तौर पर। तो ये फिर मैंने तय किया कि अब तो मुझे ज़िंदगी में ये फ़िल्में ढूँढनी है और ढूँढ कर देखनी है। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया उसके बाद। एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर के लिए जाने अनजाने ये जो मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट फिल्मों की दुनिया है, जाने अनजाने उसकी कंडीशनिंग करती है। जी। ज़ाहिर है कि एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर के रूप में वो आपकी भी कंडीशनिंग कर रही होगी, जिससे आप कोई डेलिबरेट फाइट कर रहे होंगे। जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्में मेरी ज़िंदगी को क्यों नहीं दिखाती, मुझे क्यों नहीं भीतर तक छूती, और वैसी छूने वाली फिल्में फिर आपको मोहसिन मखमलबाफ की देखने को मिली। इसके बीच में जब आपने, अगर उन शुरुआती 2 एक्सपेरिमेंटल शॉट्स की भी बात हम शायद यहाँ पर करें, क्योंकि ये साफ साफ थोड़ा समझना होगा कि वो जब आप कहते हैं कि नहीं छूती, जबकि जो लोग उसे बनाते हैं और जो देखते हैं वो यही कहते हैं कि वो छूती हैं, इसीलिए वो चलती हैं, इसीलिए आज की तारीख में 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब बढ़ते जा रहे हैं। आप कैसे इसको आर्गू करते हैं? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक सेंटिमेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे और एक इम्पल्सिव लेवल पे ज़रूर ये जो फिल्में बनती हैं वो तभी लोग जाकर थिएटर में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए उनको इन फिल्मों में कुछ अनुभव मिलते हैं। फिल्में उनको हंसाती है, रुलाती है, उनको कुछ अनुभव देती है, जिसकी वजह से वो लोग बार बार इन फिल्मों को देखने जाते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात के साथ, पर उसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, और शायद जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके लिए एक थीसिस लगेगी, वो एक 4 लाइनों में मैं कैसे व्यक्त कर पाऊँगा मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा कि हम बने हुए हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दैट्स आवर बॉडीज़ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द एनवायरनमेंट टू अस। इमोशंस उस ज़माने में प्रकट हुए हैं, जो इमोशंस एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर है। जो हमारे पास जो इमोशंस है वो हमारे बॉडी का एक सॉफ्टवेयर है, जो हमें बार बार कम्युनिकेट करता है, और जो बार बार हमारा ध्यान एक रिस्पॉन्स की ओर लेके जाता है कि भाई ये हो रहा है तो इसके सामने तुम्हें ये करना चाहिए। इमोशन एक उस प्रकार का एक कम्युनिकेशन, एक वार्तालाप है अपने आप के साथ, जो इवॉल्व हुआ है, जो अचानक से लोगों में इमोशन नहीं डाले गए हैं, अचानक से लोग भी प्रकट नहीं हुए हैं। जो मनुष्य है वो पैदा हुआ है और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशन, एक एवोल्यूशन का 450 करोड़ लंबा प्रोसेस चला है, जिसके पीक पे एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, और ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन अराउंड फॉर द होमो जीनस हैज़ बीन अराउंड फॉर 25 लाख ईयर्स, 25 लाख साल से है। और उसमें जो न्यूरोलॉजिकली सिमिलर ह्यूमन बीइंग है वो शायद 30 से 50 हज़ार 60 हज़ार साल से तो बहुत ही एग्जैक्टली सेम ह्यूमन बीइंग रहा है। अब उसमें एग्रीकल्चर की इन्वेंशन हुई 13,000 साल पहले। उसमें जितना भी साहित्य हमारे पास एक्सेस है, जिसमें रिलीजन भी आ जाता है, उन चीज़ों की इन्वेंशन हुई पिछले 6,000 से 3,000 साल के बीच में। इसमें सिर्फ 300 साल से हमें पता है कि पृथ्वी गोल है। इसमें सिर्फ 150 साल से पता है हमें कि पिछले 450 करोड़ सालों से लाइफ इवॉल्व होते हम बने हैं। इसमें हमें सिर्फ 100 सालों से पता है कि
ऊर्जा और पुद्गल एक ही चीज़ है। इसमें हमें कुछ सिर्फ 50 सालों से पता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो डीएनए है हमारे अंदर, वो कैसा, ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 450 करोड़ की इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है और हमारे कण कण में वो मॉलिक्यूल व्याप्त है। हमें सिर्फ 10 साल हुए हैं ये जानने में कि ये कैसा दिखता है। वो जीनोम मैपिंग को सिर्फ अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हम तो बहुत ही शिशु अवस्था में हैं। हमारी अपनी जो समझ है, मतलब आई कीप सेइंग दैट द वर्ल्ड इज स्टिल वार्मिंग अप टू द आइडिया दैट वी शुडंट बी किलिंग ईच अदर। आधी पृथ्वी की आधी मनुष्य जाति अब तक तो इस आइडिया के साथ धीरे धीरे सहमत हो रही है कि हाँ, एक दूसरे का कत्ल नहीं करना चाहिए, वॉर पे नहीं जाना चाहिए, लड़ाई या नहीं लड़नी चाहिए। ये बातों पे भी लोग सहमत नहीं हैं अब तक। तो ये जो बहुत ही सबसे साधारण बातें हैं और हम बातें कर रहे हैं बहुत ही आगे की। फिर अब तो लोग यहाँ तक, मतलब एक बहुत बड़ी प्रजा है जो अब तक इस बात के साथ सहमत नहीं है कि शायद पृथ्वी गोल है। इस बात के साथ सहमत नहीं है कि हम इवॉल्व हुए हैं 450 करोड़ साल में, कि किसी भगवान ने हमें यहाँ पे बना के रख नहीं दिया है। मतलब ये बहुत ही बेसिक बातों पे लोग अब तक सहमत नहीं हुए हैं, जो फैक्चुअल है और जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश होकर 300-400 साल हो चुके हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का साहित्य पढ़े, किस तरह का सिनेमा देखे, तो वो तो बहुत बात की बात हो जाती है। यहाँ तो बेसिक चीज़ें अब तक जगह पे नहीं है। यहाँ तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो हालत है। यहाँ पे तो बहुत सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जगह पे नहीं है। तो ये सबसे पहली बात समझनी ज़रूरी है कि हम बहुत ही शिशु अवस्था में हैं एज अ रेस। जो ह्यूमन रेस है, जो स्पीशीज़ है हमारी, बहुत ही शिशु अवस्था में है। अभी शायद हो सकता है करोड़ों साल आगे जाने बाकी है, हज़ारों सालों के बाद शायद ये शिशु अवस्था कहीं जाके युवा अवस्था में बदलेगी। जो एजुकेशन मिलता है वो और एजुकेशन में अगेन स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जो हमें सोशल एजुकेशन मिलता है, जिससे हमें अपना सोशल एनवायरनमेंट पता चलता है, हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पता चलते हैं, हमारी फिलोसफिकल क्वेस्ट और फिलोसफिकल इंक्वायरी करने का मौका मिलता है और उस इंक्वायरी को एक जगह पे ले जाने का मौका मिलता है। इन सब चीज़ों से एक जो इम्पल्सेस है हमारे, वो इन्फॉर्म होते हैं। और जब तक वो इम्पल्सेस इन्फॉर्म नहीं होंगे तब तक वो इम्पल्सेस जो है वो बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव क्वेस्ट से ही इग्नाइट होते रहेंगे। और वो प्रिमिटिव क्वेस्ट बहुत ही सिंपल है। वो प्रिमिटिव क्वेस्ट है सस्टेनेबिलिटी। वो प्रिमिटिव क्वेस्ट है बेसिकली हंट, गैदर एंड रिप्रोड्यूस। आप किस तरह से आप कमा रहे हो, किस तरह से चीज़ों को अपना बना रहे हो, किस तरह से चीज़ों को ओन कर रहे हो, और तो वायलेंस वहाँ से आता है, ओनरशिप वहाँ से आती है, और किस तरह से आप अपने मीटिंग पार्टनर ढूंढते हो, तो रोमांस और लव की कहानियाँ वहाँ से आती हैं। तो जो दो मेटा नैरेटिव्स हैं दुनिया भर के साहित्य और सिनेमा में, जो वायलेंस और लव है, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही बेसिक प्रिमिटिव फंडामेंटल इम्पल्सेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि लेकिन अगर मैंने टोका नहीं और अगर आप अपनी लाइन ऑफ लॉजिक को डिसरप्ट नहीं किया, तो मैं पूछता हूँ कि इन फिलोसॉफिकल प्रीमाइजेस से, इन कॉन्टेक्स्ट से, एक आर्टिस्टिक एक्सरसाइज जो अब तक पिछले 100 वर्षों में सिनेमा में होता हुआ यहाँ तक आया, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको प्रॉब्लमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, कला के नाम पर जो भी उद्यम हो रहा है, वो वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए, बदलते हुए वक्त और बदलती हुई चेतना के साथ। शायद आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और तब आप क्या प्रस्तावित करते हैं? मतलब क्योंकि आखिरकार ये एक मास मीडियम है और जिसमें पहली शर्त है कि अगर सिनेमा आपका थिएटर में गया तो वहाँ पर 2 आदमी खड़े हो जाएं देखने के लिए, और आप लगातार उसके साथ उसकी जो कंडीशनिंग है और उसका जो प्री कंडीशन माइंड है, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर अब तक उसको बताया गया है, उसको आप बुरी तरह तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। पर उसमें अगेन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं आज से 15 साल पहले काम कर रहा होता तो मुझे बहुत डिपेंड करना पड़ता स्टेट पे। थैंकफुली मुझे स्टेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे वक्त में काम कर रहा हूँ जिस वक्त में इंटरनेट है, और इंटरनेट इतना बड़ा वरदान रहा है मेरी जनरेशन को, कि मैं सोच नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी क्या होती इंटरनेट नहीं होता। तो
इंटरनेट की वजह से दुनिया एक्सेसिबल हो गई है। इंटरनेट की वजह से मैं सीधे उन लोगों से बात कर पाता हूँ जिन लोगों को ज़िंदगी में, इस मकाम में, ज़िंदगी के इस मोड़ पे उन बातों की ज़रूरत है, उन विचारों की, उन बातों की, उन अनुभवों की, उन अनुभूतियों की बहुत गहरी ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी ऑडियंस तैयार है इस सिनेमा के लिए। मैं कहता हूँ इनफैक्ट इंडिया की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो क्रेव कर रही है इस सिनेमा के लिए। शिप ऑफ थीसिस जैसे आपको पता है 6 हफ्ते थिएटर्स में चली, और ऐसा कहते हैं कि इससे पहले कोई भी ऐसी फिल्म का कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जो फिल्म तत्व चिंतन पे आधारित हो, जो फिल्म में दर्शन हो, जिस फिल्म में इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हो और कॉम्प्लेक्स विचार हो, वो फिल्म थिएटर्स में 6 हफ्ते चले। ऐसा कोई एग्जाम्पल इनफैक्ट इंडिया में क्या बहुत कम देशों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा फॉर्चून है कि मैं इस ऐसे वक्त में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सीधा उन लोगों को मिल पाता हूँ जिन लोगों को ऑलरेडी एक ग्रूमिंग मिली हुई, ऑलरेडी एक सुविधा मिली हुई है कि वो ये प्रिविलेज है। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक बहुत ही सक्षम समाज सेवा हो रही है, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये एक प्रिविलेज है, फिल्म बना पाना और फिल्म देख पाना एक प्रिविलेज है, और उसका बहुत बड़ा परसेंटेज आर्थिक प्रिविलेज भी है। It's an economic privilege to be able to make a film, or to be able to even watch a film, to go to a cinema hall and to be able to watch a film in this country is an economic privilege, जहाँ पे we are still talking about very very severe problems. So I'm already working in a privileged environment. तो पहले तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ। The moment I accept it, then I can start talking about privileges. Then I can start saying कि जिन लोगों को ऑलरेडी एजुकेशनल प्रिविलेज मिला है एक प्रकार का, जिन लोगों को ऑलरेडी सर्टन एक्सपोजर मिला है, ऑलरेडी जिनकी चेतना हल्की सी खुली हुई या प्रश्न खुले हुए हैं, मैं उनके लिए अभी फिल्म बना रहा हूँ। सो शिप ऑफ थीसिस उनके लिए बनी थी। अब बातचीत का ये सिलसिला अभी जारी रखेंगे जी। ब्रेक लेंगे जी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं आनंद गांधी के साथ, जो कि एक युवा फिल्मकार हैं। सूरज इतना बड़ा है, उसके सामने एक छोटा सा कण है ये पृथ्वी, और सूरज अपने आप में एक छोटा सा कण है गैलेक्सी में। छोटा सा एक तारा है, छोटा सा टुकड़ा है एक, और वो पूरी गैलेक्सी एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, और कितने मल्टीपल यूनिवर्सेस है हमें पता भी नहीं है। तो हमारी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ युवा फिल्मकार आनंद गांधी। आनंद जी, पहले तो हमको ये बताइए इस आखिरी हिस्से में कि शिप ऑफ थीसिस बेसिकली है किस बारे में फिल्म, और ताकि हम बीच बीच में इस फिल्म के कुछ टुकड़े भी अपने देखने वालों को दिखा सकें। फिल्म नैरेटिव तौर पे, कहानी के तौर पे तीन कहानियाँ हैं इस फिल्म में, 3 लोगों की यात्राएं हैं। एक चक्षुहीन चित्रकार, एक फोटोग्राफर है, जो एक ब्लाइंड फोटोग्राफर है, जो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें खींचती है, और जब उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट से आंखें वापस मिल जाती हैं, तब वो एक कशमकश शुरू हो जाती है उसकी अपने आर्ट के साथ। उसके बारे में पहली कहानी है। दूसरी कहानी जो है वो एक साधु के बारे में है। एक भिक्षु है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत तत्वचिंतक है, बहुत ही गहरे तत्वचिंतक है, और वो साधु कम शास्त्री ज़्यादा है, ऐसी एक लाइन है फिल्म में उनके बारे में। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी लड़ाइयाँ लड़ी है पशु हिंसा के खिलाफ कोर्ट रूम्स में, और वो बीमार है, और उनको जो दवाइयाँ दी जा रही है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही है, वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं पशु हिंसा से बनी हुई है। तो वो दवाइयाँ लेने के खिलाफ है, और वो मृत्यु के नज़दीक जाने को तैयार है। पर जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आने लगती है, वो नए नए प्रश्न उठने लगते हैं, नए नए सवाल जो सालों से शायद पूछने का मौका नहीं मिला था उनको, तत्वचिंतक होने के बावजूद मौका नहीं मिला था, वो ये प्रश्नों को खोलते हैं। और तीसरी कहानी है एक स्टॉक ब्रोकर के बारे में, जो जिनकी ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड
साधारण तौर पे चलती रहती है, और जब तक एक किस्सा होता है उनके साथ, उनको उनको एक किडनी मिली है, उनको रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट मिला है, और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जो किडनी मिली है वो एक आदमी से चोरी हुई है, क्योंकि वो एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है जिस आदमी की किडनी चुरा ली गई है। तो उनको ये सवाल उठता है, तो वो एक यात्रा पे निकल पड़ते हैं वो ढूंढने के लिए कि उनको कहीं चुराई हुई किडनी तो नहीं मिली। उस यात्रा के पहले ही पहलू में उनको पता चल जाता है कि उनको जो है लीगल किडनी मिली है, उनको एक मरे हुए आदमी की किडनी मिली है। पर उनकी जो अभी कुतूहल जाग गई है इसके बारे में, जो जिज्ञासा जाग गई है कि इस इंसान की किडनी किसने चुरा ली और कैसे चुरा ली, वो जिज्ञासा उनको स्वीडन ले जाती है उस आदमी से मिलने के लिए जिस आदमी को वो चुराई हुई किडनी मिली है। और वो जाके उस आदमी से मुलाकात करता है, उसे कन्फ्रंट करता है, उसे चैलेंज करता है, और उस संवाद के बारे में ये तीसरी कहानी है। और ये तीनों यात्राएं कहीं ना कहीं आके मिलती है ये, एक कहानी के तौर पे मिलती है, पर एक दार्शनिक तौर पे भी इनका एक मिलन है, उसके बारे में ये फिल्म है। इस तरह से इसमें खोज क्या है, मुझे बताइए कि इन 3 अलग-अलग कहानियों में अगर जो लोग सिंप्लीफाई करते हैं वो कहते हैं कि ये जो ऑर्गन डोनेशन का इशू आपने उठाया, मेरा ख्याल है कि ये एक सरलीकरण आप भी कहते होंगे कि ये आपकी कहानी, आपकी फ़िल्म को सरल ढंग से, आसान तरीके से समझ लेने और उसे एक खांचे में डाल देने का दूसरा नाम होगा शायद, लेकिन जबकि शायद कुछ और आप फ़िल्म में करना चाह रहे होंगे। जी, मेरी कोशिश ये रहती है लिखते वक्त, मेरी शॉर्ट फिल्म्स में ये कोशिश शुरू हुई थी, जो अभी फीचर फिल्म में मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं कर पाया हूँ, वो ये है कि एक बहुत ही सरल और सहज स्तर हो, और वो सरल लेवल पे, वो सरल लेयर पे एक कहानी चलती रहे, ताकि वो कहानी लोगों को एंगेज कर सके, वो कहानी एक न्योता दे सके लोगों को उस फिल्म में अंदर आने के लिए। वो कहानी के पीछे एक दार्शनिक लेवल हो, एक दार्शनिक स्तर हो, उसके पीछे उसके तो स्तर के पीछे एक लेवल के पीछे के लेवल्स बनते रहें, और ऐसे बहुत सारे लेवल्स हो, उसमें बहुत सारे नुआंसेस हो, बहुत सारे संदर्भ हो, बहुत सारे विचार हो, बहुत अलग अलग प्रकार की खोज हो, और सब कुछ एक फिल्म में समा जाए, ऐसी इच्छा रहती है मेरी कि कहानी के तौर पर देखो तो कहानी दिखती है, पर अगर आप जितना अंदर जाओगे उतना अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये कोशिश रही है। और ये कोशिश मेरा ख्याल है कि पूरी तरह कामयाब है, पूरी तरह ना सही तो एक हद तक तो मैं मानता ही हूँ कि ज़ाती तौर पर मैं कि वो फिल्म न्योता भी देती है और उन लेयर्स की तरफ आपको इंगित भी करती है। आनंद, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। जो बातचीत के पहले हिस्से में आपने कहा कि सब कुछ करते हुए भी मैं असल में कुछ करना ही नहीं चाहता, ये बहुत दिलचस्प एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्थिति होती है कि एक बहुत सक्रिय आदमी और जो बहुत उद्वेलित आदमी एक समय के किसी हिस्से में बैठकर बहुत अकेला और बहुत एक तरह की जो साधुओं की वैसी परंपरा है जिसमें वो सब कुछ त्याग देते हैं, कुछ वैसा आपके अंदर ऐसी तबीयत वैसी है, ये क्या है? मतलब क्यों नहीं आपको लगता है कि कुछ नहीं करूं तो सबसे अच्छा हो? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब भी मिल चुका है बहुत हद तक, और फिर मैं देखता हूँ इतिहास में बहुत ही कमाल के एनलाइटेंड लोग रह चुके हैं, और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो एनलाइटेंड थे, जो समझ चुके थे दुनिया को, और जिन्होंने ये सोचा कि जिन्होंने ये बहुत ही गहरी तौर पर समझ लिया, गहरे तौर पर ये बात समझ ली कि कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक सिलसिला है जो चल रहा है, चलते आया है और चलते जाएगा। और इसलिए वो सिलसिले से वो लोग विड्रॉ हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलने दो, अभी आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, और मैं एक छोटा सा कण हूँ, एक छोटा सा एक पुद्गल हूँ इस पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी एक छोटा सा पुद्गल है एक सोलार सिस्टम में,
सूरज इतना बड़ा है, उसके सामने एक छोटा सा कण है ये पृथ्वी, और सूरज अपने आप में एक छोटा सा कण है गैलेक्सी में, छोटा सा एक तारा है, छोटा सा टुकड़ा है एक, और वो पूरी गैलेक्सी एक छोटा सा टुकड़ा है पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, और कितने मल्टीपल यूनिवर्सेस है हमें पता भी नहीं है। तो हमारी तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ये, और दूसरी बात कि कॉन्सिक्वेंस जो है, जो पहले एक कॉज दूसरे कॉन्सिक्वेंस को करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं और हमसे गुजर रहा है सब कुछ। तो ये आइडिया कि फ्री विल है, ये भी शायद गलत है। ये आइडिया कि फ्री चॉइस है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये भी शायद गलत है। सब कुछ सिर्फ हो रहा है, अपने आप अनफोल्ड हो रहा है और अनफोल्ड होते जाएगा, कॉज कॉन्सिक्वेंस। तो इसलिए कुछ ना करो, बैठ जाओ। और कुछ लोग ऐसे रहे हैं, बुद्ध से लेके महावीर से लेके मैं कहूँगा इवन डार्विन और आइंस्टाइन तक के लोग, जिन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, हो सकता है कि कुछ नहीं है, इन ऑल लाइकलीनेस कुछ नहीं है आगे, पर उस दरमियान while we are here we need to invent a purpose because life is not teleological। क्योंकि ब्रह्मांड इस ये सोच के प्रकट नहीं हुआ कि भाई यहाँ जाना है। हम ब्रह्मांड तो प्रकट होते गया, अनफोल्ड होते गया, और हम पहुँचते 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 इंसानों तक पहुँच गया। तो अभी क्या करें? तो अभी क्योंकि लाइफ टेलीलॉजिकल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ने ऑलरेडी सोचा नहीं हुआ है कि कहाँ जाना है, तो हम सोच सकते हैं, हम साथ में मिलकर कलेक्टिवली ये सोच सकते हैं कि भाई 100 सालों में, 1000 सालों में, लाखों सालों में कहाँ पहुँचा जा सकता है, और रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता है एक पर्पस। तो इन लोगों ने पिछले जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है ज़िंदगी में, उन लोगों ने पर्पस इन्वेंट किया, क्योंकि पर्पस था नहीं। तो पर्पस रिवर्स इंजीनियर करके इन्वेंट किया कि ऐसा बढ़िया होगा कि अगर हर कोई जो भी ज़िंदा है वो अच्छी तरह से जी सके, अच्छी तरह से खा सके, अच्छी तरह से पी सके, एक दूसरे से प्यार से बात कर सके। ये इनफ पर्पस है, ये कितना बिनाइन पर्पस भी बहुत इनफ है। तो इसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो लॉज उस हिसाब से बनाए। पिछले 4000 साल पहले उन्होंने जो लॉज बनाए वो धर्म बन गए, तो वो धर्म के जो लॉज है वो रेलेवेंट नहीं है, तो हमें नए धर्म बनाने पड़ेंगे, नए लॉज बनाने पड़ेंगे, या तो ऐसी, और ये ध्यान में रख के बनाने पड़ेंगे कि वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो स्थित हो जाते हैं, तो उनको वो बदलते रहें, कैसे बनाएं। तो ये क्वेस्ट है मेरी, ये क्वेस्ट है कि कैसे ये जो कॉन्स्टली इवॉल्विंग स्पेस में हम कॉन्स्टली चेंजिंग एंटिटीज़ हैं, हम कैसे पर्पस को इन्वेंट कर सकते हैं, और कैसे वो पर्पस इस तरह से अनफोल्ड हो कि वो एक कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बिनाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद गांधी, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू। और ऐसी पेचीदा बातों के साथ दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे युवा फिल्मकार आनंद गांधी। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।